वेलकम एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं मगध का उत्कर्ष, जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि जो हर्यंक वंश था, हर्यंक डायनेस्टी थी, उसके ख़त्म होने के बाद कौन कौन सी वंश, कौन कौन सी डायनेस्टी आई जिन्होंने मगध पे शासन किया। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हर्यंक वंश था उसका आखिरी शासक जो बना वो था उदयन, जिसने पाटलिपुत्रा की स्थापना करी थी और जो गंगा नदी और गंडक नदी के किनारे बसता था। फिर हम आगे देखेंगे कि जब हर्यंक वंश की समाप्ति हो गई उसके बाद आया शिशुनाग वंश। कुछ इस तरह से इसको समझते हैं। हुआ क्या कि सबसे जो आखिरी जो शासक हुआ हर्यंक वंश का उसे हम नागदशक कहते हैं। नागदशक उतना काबिल नहीं था, जिसके वजह से एक पत्रिका छपी थी श्रीलंका में जिसको हम श्रीलंका क्रॉनिकल्स के नाम से जानते हैं। उसमें कहा गया कि नागदशक उसके लायक नहीं था गद्दी संभालने के लिए, इसलिए किले में क्या हुआ, उसके खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। लोगों ने उसे राजा मानने से इनकार करना शुरू कर दिया और उसी वक्त काशी देश में, काशी प्रदेश में नागदशक का ही चुना हुआ एक वायसराय, एक मंत्री था जो कि काशी में रहता था, उसका नाम था शिशुनाग। तो लोगों ने विद्रोह करके नागदशक को क्या किया कि वहाँ से गद्दी से निकाल दिया और उतार दिया, और उन्होंने जो शिशुनाग हुआ, शिशुनाग को इन लोगों ने क्या किया कि एक राजा के तौर पे उसे नियुक्त कर दिया। उस वक्त जब उसकी नियुक्ति हुई तो शिशुनाग काशी का वायसराय था। उस वक्त का राजा कौन था? नागदशक के टाइम पे। और साथ ही साथ उस वक्त जो उसका मंत्री पद था उसको अमात्य कहा गया। जो जिस पद पे था शिशुनाग, जिस पद पे था काशी प्रदेश में, उस पद को उस वक्त के अमात्य कहा गया। अमात्य का मतलब होता है मंत्री कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि जो अवंती का प्रदेश था, राजा प्रसेनजित और प्रद्योत से जो काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थीं, जो प्रद्योत का जो वंश था अवंती जो प्रदेश में जो पड़ता है, उससे मगध की काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। करीब करीब 100 साल से भी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। तो जो शिशुनाग हुआ, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इसने उस दुश्मनी को ख़त्म किया और इसने अवंती को मगध का हिस्सा बना लिया। और उसके बाद से मगध हमेशा के लिए, और जो भी अपना ये था, क्या था, अवंती, इसको दोनों ने मिल करके एक समान भाव से राज किया। इसने क्या किया, जो हर्यंक वंश का शासक था उदयन, उसने जो राजधानी थी उससे उसने पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया था। पर इसने क्या किया, जब ये राजा बना तो इसने राजधानी को वैशाली, वापस से वैशाली में शिफ्ट कर दिया, और इस शिशुनाग ही इस शिशुनाग वंश का संस्थापक बना। तो इससे याद करने में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। इसमें जो चीज़ें जानने के लायक हैं कि यह क्या था, एक मंत्री था नागदशक के शासनकाल में, और इसने एक उपलब्धि इसकी क्या थी, अवंती को मगध से मिलाया और दुश्मनी ख़त्म कर दी। तीसरी उपलब्धि इसकी ये रही कि इसने जो राजधानी थी उसको वैशाली स्थानांतरित कर दिया, मतलब कि शिफ्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ, शिशुनाग का पुत्र हुआ काल अशोक। काल अशोक से कुछ चीज़ें जानने वाली होती हैं कि काल अशोक ने क्या किया। सबसे पहला उसने जो कुछ काम किया था, उसने अपनी राजधानी को वापस से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया। फिर उसने एक और चीज़ें जानने वाली इसमें होती हैं कि काल अशोक के ही वक्त दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन कराया गया। दूसरी सेकंड बौद्ध सभा का आयोजन कराया गया 383 BC में वैशाली में। द्वितीय सेकंड जो बौद्ध सभा था उसका आयोजन कराया गया वहाँ पे। ये जब काल अशोक जब शासन कर रहा था तो उस वक्त क्या हुआ, किले में फिर से एक विद्रोह छिड़ा। एक लोगों के बीच में क्या हुआ कि एक
लोग वहाँ इसके शासनकाल से खुश नहीं थे, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि कालाशोक मारा गया। ऐसा इतिहास में कहा गया जो सबसे आखिरी शासक बना शिशुनाग वंश का, उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को कहा जाता है कि ये अंतिम शासक बना शिशुनाग वंश का। जब शिशुनाग वंश का अंत हो गया, उसके बाद आता है नंद वंश। इनके मरने के बाद, जो नंदीवर्धन और कालाशोक के मरने के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। इतिहास में ये कहा गया नंद वंश जो था वो पहला गैर क्षत्रिय वंश था। इससे पहले जो हर्यंग वंश था या शिशुनाग वंश था, यह क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। पर जो हमारा ये नंद वंश आया, नंद वंश पहला गैर क्षत्रिय वंश था। जो महापद्म नंद थे, जो पहले राजा बने महापद्म नंद, इनकी जो उत्पत्ति है कि ये कहाँ से आए हैं, इसका कोई प्रूफ या कोई साक्ष्य इतिहास में नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये क्या थे, एक शूद्र के, जो शिशुनाग वंश के जो आखिरी शासक थे कालाशोक, उनके संबंध किसी शूद्र, अपने जो प्रजा थी उस, या जो अपनी राजमहल थे उसमें किसी शूद्र नारी से इनके संबंध थे, उनके पुत्र कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं। तो ऐसा कहा गया कि यह पहला गैर क्षत्रिय इस देश का राजा बना महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी और इसे सर्व क्षत्रंतक के नाम से जाना गया। इसलिए जाना गया क्योंकि ये, इसका सर्व क्षत्रंतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इंग्लिश में से कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिया। इसका मतलब ये होता है, चूंकि यह पहला गैर क्षत्रिय राजा बना, इसलिए इसे सर्व क्षत्रंतक के नाम से जाना गया। इसने एक सबसे उपलब्धि ये है कि भारत का ये पहला शासक बना जिसने कोई उपलब्धि हासिल करी। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई राजा, जब कोई महाराजा कोई काम करता है, किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करता है, तो अपनी नाम को और ऊंचा करने के लिए वो एक उपाधि हासिल करता है। इसने एकरथ की उपाधि हासिल करी। एकरथ का मतलब होता है कि सोल मोनार्क। मतलब क्या होता है कि पहला शासक जिसने अपनी एक गद्दी स्वतंत्र तरीके से स्थापित करी, तो इसे एकरथ की उपाधि इसने हासिल करी। पुराणों में जो पुराण थे हमारे, जो पहले वैदिक काल में कुछ पुराण देखने को मिले, उन पुराणों में ये कहा गया है कि जो भगवान परशुराम थे उसका यह पुनर्अवतार इसे माना गया। महापद्म नंद को, महापद्म नंद को भगवान परशुराम का पुनर्अवतार माना गया। इसे कहा गया कि ये परशुराम का दूसरा अवतार है। इसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन पर विजय भी प्राप्त करी, पर इसका सबसे अहम जो लड़ाई का जो विजय था उसको कहा गया कलिंग पे विजय प्राप्त करना। कलिंग जो आज के डेट में, आज के तारीख में उड़ीसा में पड़ता है, इसने कलिंग पे, उड़ीसा में पड़ता, उस पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद बस उसने यहीं तक नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि कुछ जैन मूर्तियों को कलिंग से उठा करके यह मगध ले आया, और उन जैन मूर्तियाँ बनी उन्हें हम जिनसेन के नाम में इतिहास में जानते हैं। इसने एक नहर की भी कलिंग में खुदाई करवाई थी। ये तो पहला एक सवाल ये भी बनता है कि वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम कलिंग में नहर की खुदाई करवाई थी। तो इसने नहर की खुदाई कराई थी कलिंग में। तब आखिर बात आती है कि हमें पता कैसे चलता है कि इसने नहर की खुदाई करवाई थी। तो हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल में है, वहाँ पे इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसने एक नहर की खुदाई वहाँ कलिंग को जीतने के बाद वहाँ पे करवाई हुई थी। महापद्म नंद के कुल 8 बेटे हुए। उनमें से एक इनका बेटा था धनानंद। इनके 8 बेटे में से एक बेटा हुआ धनानंद, जो कि नंद वंश का आखिरी शासक बना। ग्रीक टेक्स्ट के अनुसार धनानंद को एक और नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं अग्रामी के नाम से जानते हैं। अग्रामी के नाम से ग्रीक टेक्स्ट में धनानंद को जाना जाता है। इससे क्या हुआ, एक विरासत प्राप्त हुई। चूँकि धनानंद काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी ही संपन्न एक राजा हुआ, जिसने कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरी तरह में अपना साम्राज्य फैला रखा था। जिसमें क्या हुआ कि उसके मृत्यु के बाद जब इसका पुत्र आया, जिसका नाम था धनानंद,
तो धनानंद को एक बहुत ही अपने पिता से एक काफ़ी विशाल सेना प्राप्त हुई। उस सेना में था क्या क्या? उस सेना में 2 लाख सेनानी जो पैदल चलते हैं वो थे, 20,000 घोड़े, 3,000 हाथी और 200 रथ मिला करते थे। तो उस समय की बोलते हैं भारत की इसने पहला इतना विशाल सेना रखने वाला या शासन करने वाला एक राजा बना था। इसके काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसके ही काल में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और वो कहाँ पे किया था? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में आक्रमण किया था। पर यहाँ पे इसकी सेना इतनी विशाल थी कि सिकंदर के जो सेना थी उसने इस क्षेत्र में आक्रमण करने से मना कर दिया था। तो यो इतिहास में यह पहली बार देखा गया कि सिकंदर चूँकि विश्व विजेता रह चुका था, उसको पहली बार भारत में आने के बाद उसे इस चीज़ का सामना करना पड़ा। इसकी इतनी विशाल सेना और ताकत के सामना करने की वजह से उसकी सेना ने मना कर दिया। चूँकि यह गंगा क्षेत्र जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है वो गंगा क्षेत्र से घिरा हुआ था, तो वहाँ पे इसकी सेना ने वहाँ पे चढ़ाई करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में सिकंदर ने दूसरे क्षेत्र से भारत पे आक्रमण किया और उसने काफ़ी समय तक भारत पे एक तरह से कहा गया तो भारत में टिका रहा था। तो सिकंदर के बारे में जो हम ग्रीक और ईरानी, मतलब कहने का है यूनानी और ईरानी जब शासन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि कौन से हिस्से से सिकंदर ने इस पर आक्रमण किया था। तो ये एक बेसिक बोलते हैं एक ओवरव्यू रहा कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो वंश है, इसके बाद जो वंश आता है वो आता है मौर्य वंश। पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है, जो धनानंद था यह उतना समर्थ और उतना समझदार राजा इसे नहीं कहा गया। यह अपने पावर, अपने जो उसके पास जो शक्तियाँ थी उसमें यह ज़्यादा मान्यता रखता था। इसके कारण क्या हुआ, धनानंद के राज दरबार में कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो एक विद्वान रहा करते थे। तो एक बार की ऐसी कथा है कि धनानंद ने कौटिल्य जो चाणक्य थे उनकी बेइज्जती कर दी, सभा में उनका अपमान किया था। जिसके कारण क्या हुआ कि कौटिल्य राज दरबार छोड़ के चले गए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के मगध पे आक्रमण किया और जीता था। तो इस कारण एक सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल या प्रश्न जो बनता है कि कौटिल्य किसके शासनकाल में थे? तो कौटिल्य सबसे प्रथम जो थे धनानंद के शासनकाल में थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से मिल करके धनानंद पे आक्रमण कराया और चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे। तो एक ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ के बाद से जो अब नए वंश की जो शुरुआत होती है वो होती है मौर्य वंश। तो जो हम अपनी अगली वीडियो, अगले जो लेक्चर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि यूनानी और ईरानी शासनकाल कैसे भारत में आए, क्या उनका स्रोत रहा था, किस प्रकार उन्हें विजय मिली या हार मिली थी, आखिर कौन कौन से जो तथ्य या पॉइंट्स बने वो देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि मौर्य वंश जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है हमारा प्राचीन इतिहास का, उसको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इतना तब तक अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो आप इस पूरे पॉइंट को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के गो थ्रू करके आप इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रश्न बने उन सारों को हमने एक एक करके इसमें सारे काफ़ी तरह से डिस्कस किया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।